नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम मध्य प्रदेश में पेश होने वाले बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहन सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सरकार का अंतरिम बजट यानी कि लेखानुदान विधानसभा में पेश करेंगे। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए करीब 1 लाख करोड़ का होगा। हालांकि यह अंतरिम बजट है, इसलिए सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर रही है, पर इससे पहले हम ये जान लें कि 2023-24 में शिवराज सरकार के बजट में क्या खास था, उन्होंने किस सेक्टर्स के लिए कितने रुपए का बजट तैयार किया था। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए उस पर नजर डालते हैं। तो ये है ग्राफिक्स के जरिए हम नजर डाल रहे हैं। एमपी का शिवमय बजट 2023-24 की बात हम कर रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया था पेपरलेस बजट। पेपरलेस बजट ये पेश हुआ था 1 मार्च 2023 को ये पेश किया गया था। यह आप तस्वीरों में ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री ने टैबलेट से यह बजट पढ़ा था। इसकी खास बातें हैं। जो बजट पेश हुआ था पिछली बार, पहली बार पेश किया गया था ई बजट मध्य प्रदेश में। जो इससे पहले जो बजट पेश हुआ था 3,14,025 करोड़ का यह बजट था। अब जीडीपी में एमपी का जो योगदान बढ़ा इसमें, तो बड़ी बातें हम बता रहे हैं। 3.6% से यह बढ़कर अब 4.8% यह हुआ। जीएसडीपी 13,87,117 करोड़ रुपए का था। 24,551 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाया गया था इस बजट में। की खास बातें हम बता रहे हैं। चुनाव से करीब 8 महीने पहले बजट पेश किया गया था। 2023-24 में जो व्यय किया गया ये बजट 2023-24 की मुख्य बातें हम आपको बता रहे हैं। 2022-23 के संशोधित अनुमान से 12% अधिक है। कुल शुद्ध व्यय जो रहा, इसका जो अनुमान लगाया गया था उसमें 81,553.62 करोड़ रुपए की बात कही गई थी। 2022 के बजट में जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। अगर जो बात करें, कई सामाजिक योजनाओं की भी शुरुआत की गई थी इस बजट में। युवा, महिला, बेटी और आदिवासी वर्ग को यह बजट समर्पित था। 2023-24 के लिए प्राप्तियां जो इसका अनुमान लगाया गया था 2,25,843 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। उधार को छोड़कर ये प्राप्तियां थी, यानी कि जो उधार लिया गया वो छोड़ करके ये प्राप्तियां थी। प्राप्तियों में 2022-23 की तुलना में 11% की वृद्धि थी। 2023-24 में राजस्व अधिशेष 413 करोड़ रुपए बताए गए थे। यह राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.03% था। राजकोषीय घाटा 55,708 करोड़ रुपए का बताया गया था। तो ये हम 2023-24 के जो खास बातें हैं उसको हमने आपको रेखांकित किया है। यहां पर जो 2023 और 24 की मुख्य बातें हमने आपको बताई और टीवी स्क्रीन पर मैं बता रहा था आपको। सबसे बड़ी बात जो पिछले बजट की थी, ये बजट जो था ये वित्त मंत्री ने टैबलेट से पढ़ा था। पहली बार एमपी में ई बजट पेश हुआ था। पेपरलेस बजट इसे कह सकते हैं। यह महत्वपूर्ण थी। आज भी पेश होने वाला है, अंतरिम बजट पेश होगा। क्या कुछ है इस बजट में, क्या कुछ होने वाला है, इससे अंदाजा लगाएंगे। अंदाजा यह लगाएंगे कि आखिर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज जो बजट पेश होने वाला है वो क्या होगा।
जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2023-24 में जो बजट पेश किया था उससे कितना अंतर होगा। तो ये जो आप लगातार स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो बजट था 2023-24 के लिए, इसकी मुख्य बातें हमने आपको बताई। अब इस बजट से अनुमान लगाया जाए कि अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर बजट क्या होगा। लेकिन इससे पहले 2023-24 की कुछ नीतिगत बातें हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। खाद्य सब्सिडी योजना के तहत राशि दी गई थी। पिछड़ी जनजातियों में कुपोषण को दूर करने की योजना बनाई गई थी। आप इसमें देख सकते हैं बैगा, बैरिया और सहरिया की महिलाओं को राशि दी गई थी। महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 रुपए दिए गए थे। 1,000 रुपए की बात की गई थी। जो नीतिगत बातें यह हम आपको बता रहे हैं। कौशल विकास पर सरकार का फोकस था, कौशल विकास, और मुख्यमंत्री कौशल प्रशिक्षु योजना बनाई गई थी। आप देख सकते हैं युवाओं को कौशल विकास प्रदान किया गया था। योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी, ई स्कूटी बांटने की योजना थी। ये नीतिगत बातें थी, ये नीतिगत बातें हैं। अब हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जल्दी ही जुड़ेंगे और जैसे ही जुड़ेंगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसको देखते हुए, ये जो बजट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको देखते हुए आगे का आकलन जो बजट पेश होने वाला है आज, उस पर क्या अनुमान लगाया जाए। तो एक और 2023-24 की अर्थव्यवस्था पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं 2023-24 तक, और 2021-22 में क्या थी। तो 2021-22 में 10.1 में जीएसडीपी थी, ये वृद्धि दर बताई गई है। 2020-21 में जीएसडीपी 1.9% थी। अगर जो 21-22 में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई थी, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। 2023-24 में के लिए बजट अनुमान जो क्या था, 2023 के कुल व्यय इसमें 2,81,555 करोड़ रुपए का व्यय रखा गया था, जिसकी तुलना 2022-23 में की तुलना में 12% की वृद्धि की गई थी। ये 12% की वृद्धि की गई थी। अब कितनी वृद्धि होती है, यह देखने वाली बात होगी। 2023-24 में 0.03% राजस्व अधिदेश जीएसडीपी थी। तो ये सारी चीजें थी। अब 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4% था, राजकोषीय घाटा। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 55,708 करोड़ रुपए का बताया गया था। ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। ये 2021-22 में 10.1% जीएसडीपी की बात की गई थी। अब वृद्धि दर की बात की गई थी। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। एक चीज हम आपको ध्यान देने वाली है, जो इस बजट में जब बजट पेश होगा तो देखने वाली बात होगी कि जो कुल 2023-24 के लिए जो बजट अनुमान था, प्रतिबद्ध व्यय में 42% की वृद्धि की गई थी। यानी कि प्रतिबद्ध व्यय में 42% की वृद्धि की जो बात जहां तक हो रही है कि अगर जो प्रतिबद्ध व्यय में अगर वृद्धि हो रही है तो ये समझिए कि सैलरी, यानी कि जो कर्मचारियों की सैलरी है उसमें वृद्धि हो रही है। प्रतिबद्ध व्यय की अगर जो बात करें तो पिछले कुछ प्रतिबद्ध व्यय की जहां तक बात करें तो प्रतिबद्ध व्यय में 42% की वृद्धि हुई थी। 2023-24 में पेंशन, देखिए यहां पर पेंशन की बात हो गई है, बढ़ाकर 23,011। प्रतिबद्ध व्यय 42% की वृद्धि यहां पर
पिछले, अब इस बजट में कितनी वृद्धि होगी देखने वाली बात होगी। 2016-17 से 21-22 तक के लिए 2023-24 में जो पेंशन व्यय था 23,011 करोड़ रुपए का था, यहां बढ़ाया गया है और कुल मिलाकर पेंशन व्यय जो है, ये पेंशन व्यय बढ़कर 23,011 करोड़ रुपए आप देख रहे हैं। यानी कि अगर जो प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की गई है तो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, कर्मचारियों के जो वेतन है उसमें वृद्धि हुई है। अब इस बार यह देखना है कि जो बजट सरकार पेश कर रही है क्या प्रतिबद्ध व्यय जो है उसमें वृद्धि होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजें हैं। अब अगला बजट प्रावधान जो किया गया था 2023-24, हम इसकी बात कर लें। बजट प्रावधान 23-24 की अगर जो बात करें तो इसमें क्या होगा, जो प्रतिबद्ध व्यय अभी हमने आपको बताया। अब बजट प्रावधान 2023-24 प्राइमरी स्कूलों के लिए 23,359 करोड़ रुपए, बिजली की सहायता के लिए 9,246 करोड़ का प्रावधान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश, ये इसके लिए भी प्रावधान किया गया था। निवेश के लिए 7,824 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये आप देखिए, विशेष ध्यान जो पिछले बजट की बात हम कर रहे हैं, महिला कल्याण 9,553 करोड़ रुपए महिला कल्याण के लिए खर्च किया गया था। ये सारी बातें, पीएम फसल बीमा योजना 2,001 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात कही गई थी। अस्पतालों और दवा के लिए 6,585 करोड़ रुपए का खर्च किया जाना तय किया गया था। ये सारी बातें हैं। ग्राम पंचायत सहायता में 5,261 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 8,529 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये अनुमान, ये यहां पर व्यवस्था की गई थी 2023 और 24 के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर जो ये देखा जाए कि बजट में क्या प्रावधान किए गए थे, जिला पुलिस, सड़क, पुल 8,603 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था यहां पर। तो सड़क पुल के लिए इतने। अब अगली इसमें प्राप्तियां, ये तो व्यय की बात हुई, ये प्राप्तियां हैं। 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियां 2,25,000 कुछ और अनुपात में 11% अधिक, यानी कि जो 2022-23 के अनुपात में 11% अधिक था प्राप्तियां। केंद्र से प्राप्त राशियां 1,24,297 करोड़ रुपए ये केंद्र से प्राप्त थी और 23-24 में कुल राजस्व प्राप्तियां 2,25,710 करोड़ की बात की गई थी। तो ये प्राप्तियां हैं। अब ये देखिए कि इस बार जो हम ध्यान देने वाली बात होगी कि जो प्राप्तियों का अनुमान हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की करेगी। भले ही अंतरिम बजट है, प्राप्तियां तो होंगी। आय और व्यय, तो व्यय के बारे में बताया, अब प्राप्तियों के बारे में बता रहे हैं कि ये जो पिछला बजट था उसमें इतनी प्राप्तियां की गई थी 11%, यानी पिछले बजट से जो इसके पिछले बजट का था, यानी कि 2023-24 आप यहां पर देख रहे हैं। 2022-23 में जो प्राप्तियां थी उससे 11% की अनुमान ज्यादा लगाया गया था कि ये जो है प्राप्तियां हमें होंगी, हमें आय होगी, सरकार को आय होगी। और ये लगातार आपको दिखा रहे हैं अनुपात में 2022-23 के अनुपात में 11% की वृद्धि। केंद्र से प्राप्त राशियां जो 1,24,297 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था कि इतना हम केंद्र से ले लेंगे। उसके बाद जो शेष बचता है वो राज्य के आय से, राज्य के जो आय के स्रोत हैं, टैक्स हैं, उनसे होगी प्राप्तियां। ये सारी बातें की गई थी। अब आगे बजट जो हस्तांतरण की बात कर लें 2023-24 की, इसकी भी बात कर लेते हैं। बजट हस्तांतरण, केंद्रीय करों में राजस्व की हिस्सेदारी, जो हिस्सेदारी की बात होती है कि ये जो कर लगेंगे कितना केंद्र को जाएगा, कितना अपने पास रहेगा, कितना प्रतिशत प्राप्तियां, इसमें 8% बढ़ाने का अनुमान। 2023-24 में केंद्र से अनुदान 44,113 करोड़ रुपए का अनुदान का अनुमान लगाया। ये सारे अनुमान होते हैं, जो बजट होते हैं अनुमान होते हैं। केंद्रीय करों में राजस्व की हिस्सेदारी
राजस्व की हिस्सेदारी केंद्रीय करों में। यह बजट सताना कुल प्राप्तियां 2022-23 से 8% बढ़ाने का अनुमान, यानी कि 8% बढ़ेगा, यह अनुमान लगाया गया। 2023-24 में केंद्र से अनुदान 44,113 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था, यानी कि 8% वृद्धि। अब अगले हिस्से पर चलते हैं। ये चीज इसलिए हम बता रहे हैं कि आज बजट पेश होने वाला है। इसमें अगर जो आप पहले पुराने अपनी यादों को ताजा कर लें, साल भर पहले की बजट पेश होने से पहले, तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें साफ देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, अब तक क्या हुआ है। इतना अगर जो राज्य का राजस्व आता है, प्राप्तियां होती हैं, तो क्या हुआ है, कहां से क्या हुआ है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व, अब देखिए ये राज्य का स्वयं का कर राजस्व जो चल रहा है, ये मध्य प्रदेश का कुल स्वयं का कर राजस्व, यानी कि कर जो प्राप्तियां होती हैं, प्राप्तियों की बात हो रही है। 2023-24 में 86,500 करोड़ रुपए का राजस्व लेने की बात की गई थी कि हम लोग किसी तरह से राजस्व इकट्ठे करेंगे। यह अपेक्षा है 11% अधिक जो उससे पिछले था। अब यह देखना होगा इसमें कि जो आने वाला बजट है 2024-25 के लिए, उसमें इससे क्या अपेक्षा की जाती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम ये बार बार आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए, इसको समझिए। राज्य का स्वयं का कर राजस्व, यानी कि कर राजस्व, पहले इसे समझते हैं कि राज्य का स्वयं का कर राजस्व क्या है। जो प्राप्तियां कर के द्वारा राज्य स्वयं जो पैसे अर्जन करेगी, कहां से करेगी, और उसका अनुमान क्या लगाया गया है पिछले बजट में, उसके पिछले बजट में। मध्य प्रदेश का कुल स्वयं का कर राजस्व क्या होगा, एक बार फिर हम आपको बताते हैं। 2023-24 में 86,500 करोड़ रुपए का कर राजस्व, 86,500 करोड़ रुपए का यह राजस्व। उसके बाद 2022-23 की अपेक्षा ये 11% अधिक अनुमान लगाया गया था कि जो अनुमान, और इसमें कर जीएसडीपी अनुपात 6.2%। अब देखिए 2023-24 में राज्य जीएसडीपी की कर राजस्व 37% स्वयं के, यानी कि 37%, बिक्री कर और वैट करीब 23%, ये राज्य उत्पाद शुल्क करीब 16%। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि उत्पाद शुल्क से इतना प्रतिशत ज्यादा हम लेंगे। 1,499 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष, ये राजस्व अधिशेष यानी कि मध्य प्रदेश का कुल स्वयं का कर राजस्व, ये कर राजस्व के बारे में हमने बात की। आपने कुल मिलाकर के इसका मतलब ये है, दिखाने का मतलब कि जो पिछली बजट पेश किया गया था उसमें कितनी प्राप्तियां राज्य अपने संसाधनों से अर्जन कर लेगा। और अब आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर बकाया और देनदारियां क्या थी यह भी देख लीजिए। बकाया और देनदारियां 2023-24 में बकाया देनदारियां 31 दिसंबर 2022 कुल बकाया 39,775 करोड़ रुपए। कुल बकाया खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, इसमें विभाग को देय 28,626 करोड़ रुपए, ये जो विभाग के नाम अभी दिखाए गए थे, इनको ये देनदारियां हैं। 2023-24 में बकाया देनदारियां जीएसडीपी का 30%, यानी कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का, जीएसडीपी का मतलब राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का इतना प्रतिशत था। यह पूरा बजट का सार था, हमने आपको बताया। अब हम ये देखेंगे कि जो चीजें हैं, अब एक बार हम चाहेंगे कि बजट 2023-24 की जो अर्थव्यवस्था है, बजट 2023-24 की जो नीतिगत बातें हैं, नहीं नीतिगत बातें, उसको एक बार हम फिर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। नीतिगत, हाँ, तो नीतिगत बातें हम आपको बताना चाहेंगे कि खाद्य सब्सिडी योजना के तहत राहत दी गई थी। इस बार क्या होगा एक एक करके हम बता रहे हैं। फिर ये
खाद्य सब्सिडी योजना के तहत राहत दी गई थी लोगों को। इस बार क्या होने वाला है? इस बार क्या होने वाला है? क्या राहत दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। क्या होगा? क्या नहीं होगा? ठीक है, यह ध्यान देने वाली बात है। जब आज बजट पेश हो तो दर्शकों से अनुरोध है कि आप जब टीवी स्क्रीन पर ध्यान दें वित्त मंत्री के भाषण का, तो इसमें ध्यान दें कि आखिर खाद्य सब्सिडी योजना के तहत कोई राहत दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। पिछले बजट में राहत दी गई थी, इस बार क्या होगा? यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी जब थे तो ये राहत दी गई थी। क्या इस बार मोहन सरकार में ये राहत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? अब आपको बताएं कि पिछड़ी जनजातियों के कुपोषण को दूर करने की योजना थी। ये इसी में मैं बता रहा हूं कि 2000 ये खाद्य सब्सिडी के बाद उसमें राहत दी गई थी, और जो 2023-24 में पिछड़ी जनजातियों में कुपोषण को दूर करने की योजना थी। यानी कि ये तो अपना फ्लिप करता रहेगा, ये आते रहेंगे, लेकिन हम अब इसके बारे में बता रहे हैं। दूसरी, पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से दूर करने की योजना थी। पिछड़ी जनजातियों यानी कि जनजातियों पर विशेष ध्यान था। वह जनजाति वर्ग जो पिछड़ा था, जनजातियों पर ध्यान दिया गया था। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने जनजातियों पर ध्यान दिया था। तमाम आरोप लगते रहते हैं कि हां, आपने जनजातियों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह बजट बता रहा है, जो पिछला बजट है वो बता रहा है कि पिछड़ी जनजातियों में कुपोषण को दूर करने की योजना बनाई गई थी। हमारे साथ हमारे मेहमान राजेश कोठारी जी, जो एक अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश कोठारी जी। नमस्कार जी नमस्कार। राजेश कोठारी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी पूरे पिछले बजट का सार यहाँ पर प्रस्तुत किया दर्शकों के सामने, उनमें ये देखा गया कि अगर जो नीतिगत बातों पर नज़र डालें तो खाद्य सब्सिडी योजना के तहत राहत दी गई थी। पिछड़ी जनजातियों में कुपोषण को दूर करने की बात कही गई थी। बैरिया और सहरिया की महिलाओं को राशि दी गई थी, और ये राशि महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपये दिए गए थे। तो कुल मिलाकर के अगर जो ये देखें तो इन योजनाओं को क्या इस अंतरिम बजट में जो पेश होने वाला है मध्य प्रदेश में आज 11 बजे के करीब, क्या इन योजनाओं को सुचारू रखा जा सकता है? जो ये सामाजिक योजनाएं हैं, ये सुचारू रखा जा सकता है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए? देखिए, जहां तक सवाल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का है, तो सरकार अर्थव्यवस्था को मैनेज करने में बिल्कुल फेल हो गई है। और जो हमारी धारणा है कि जब तक हम जो पिछड़े लोग हैं उनको स्वस्थ नहीं करेंगे, और जो बच्चे आते हैं मेल न्यूट्रिशन से, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो आगे हमारी समस्या और बढ़ती जाएगी। तो सबसे जरूरी है कि उनके स्वास्थ्य, उनके भोजन और उनकी शिक्षा का ध्यान रखा जाए, जिससे कि आगे आने वाली समस्याएं कम हो। अन्यथा ये समस्याएं आगे और विकराल रूप लेंगी। यानी कि हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय आय से 36% कम है। तो हमें जब तक हम आर्थिक व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। और उसके लिए जब तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इसको चैलेंज के रूप में नहीं लेगा तो बात नहीं बनेगी। जो हमारे आरएसएस के वर्कर हैं या जो हमारे एमएलए हैं, वो जब तक विचार नहीं करेंगे कि किस अगले आदमी को मदद मिल रही कि नहीं मिल रही, तो योजना का क्रियान्वयन भी नहीं होता और भ्रष्टाचार का बढ़ता रहता है। बिल्कुल। तो प्रशासन पर तो नियंत्रण रखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन पर नियंत्रण का काम शासन का है, और शासन अगर जो प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रख पाएगी तो वो शासन भी फेल माना जाता है। तो कोठारी साहब, सवाल यहाँ पर ये है
कि जो भी कौशल विकास की योजनाएं थी, मुख्यमंत्री कौशल प्रशिक्षा योजना बनाई गई थी, युवाओं को कौशल विकास प्रदान किया गया था, मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना पिछले बजट में थी बालिकाओं के लिए। योजनाओं के तहत छात्राओं को ई स्कूटी बांटी जानी है, ये ऐसी व्यवस्था थी 2023-24 के बजट में। ये योजना आपको कैसी लग रही थी? देखिए, सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं जी। जो हमारी दिक्कत है वो ये है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो सीहोर और रायसेन को रिप्रेजेंट करते थे। वो अपने जिले को ही बारामती के मुकाबले खड़ा नहीं कर पाए और सर्वश्रेष्ठ जिला नहीं बना पाए। तो सारी दिक्कत जो है वो कमिटमेंट की है। जब तक कमिटमेंट नहीं होगा तो जो भी निचले लोग हैं या जो लोग पिछड़ गए हैं योजनाओं में उनका लाभ नहीं होगा। और वो तभी पॉसिबल है जब हम रोज रिव्यू करेंगे। जी बिल्कुल। जैसे कि अभी भोपाल के कलेक्टर ने ये कहा कि रेवेन्यू के केसेस निपटाइए, तो उसने रोज रिव्यू चालू किया और रोज एसडीएम तहसीलदारों की क्लास होती है कि कितने केस निपटे। तो जब तक हम पीछे नहीं पड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम आपसे कुछ जरूरी क्लिष्ट शब्द समझना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी इसे समझना चाहेंगे आपके माध्यम से। तो हम पहले वो कुछ क्लिष्ट शब्द जो जहां पर आते हैं, पहले वो ग्राफिक्स दिखाना चाहेंगे। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2023-24, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2023-24। हम पहले ये ग्राफिक्स अपने दर्शकों को दिखाएंगे, उसके बाद कोठारी साहब हम आपसे कुछ परिभाषाएं जानना चाहेंगे कि आखिर उनको कहा क्या जाता है और कैसे कहा जाता है, इनका विश्लेषण कैसे किया जाता है। जैसे कि जीएसडीपी की वृद्धि दर 10.1% रखी गई है। जीएसडीपी में 1.9% की गिरावट 2021 में आई थी और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की बात कही गई 2021-22 में, जबकि ये सकल घरेलू उत्पाद बजट अनुमान 2023, ये शब्द हैं, ये शब्द जो आ रहे हैं, इनमें सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 2023-24 में 0.03% राजस्व अधिशेष जीएसडीपी की बात की गई है। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये राजस्व अधिशेष क्या है, क्योंकि आज भी जब बजट पेश किया जाएगा तो जरूर ये शब्दावली आएगी। तो हमारे दर्शक जरूर ये समझना चाहेंगे कि ये राजस्व अधिशेष क्या है। जी। हमारी पूरे प्रदेश के लोगों की कामकाज की जो व्यवस्था होती है उससे हमें प्रति व्यक्ति आय मिलती है। टोटल इनकम का जो जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय आती है और वो प्रति व्यक्ति आय के बाद वो जो आमदनी होती है वो सरकार कहती है कि हम इतना प्रतिशत शिक्षा में खर्च करेंगे, इतना प्रतिशत स्वास्थ्य में खर्च करेंगे। पर जो हमारी दिक्कत है वो ये है कि पिछले बजट का भी करीब 30% उपयोग अभी नहीं हो पाया है। जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं जिले के लेवल पे, उन पे कलेक्टरों का कोई विशेष मॉनिटरिंग नहीं है और उससे सारी चीजों का उपयोग नहीं होता है। जी। एक चीज और हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो भी बजट पेश होते हैं उसमें राजकोषीय घाटा बताया जाता है, राजकोषीय घाटा। तो हमारे दर्शक जरूर समझना चाहेंगे कि आखिर ये राजकोषीय घाटा होता क्या है। देखिए, सीधी बात यह है कि जब मैं
आपसे कहता हूँ कि मुझे खर्च के लिए रुपए चाहिए, आप मुझे 10 रुपए उधार दे देते हैं, पर वो 10 रुपए उधार देने के बाद भी मैं वो अगले साल में आपको 10 रुपए उधार नहीं चुका पाता हूँ, 8 रुपए चुकाता हूँ, तो 2 रुपए तो आगे चले जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे, और जो प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमने सारे लोगों को खाद्यान्न मुफ्त देने के बाद लोगों ने काम करना बंद कर दिया, और जब लोग काम नहीं करेंगे तो उनकी उन्नति नहीं होगी। तो जो सारी बहस चल रही है वो ये चल रही है कि जब तक आप अपना कार्यशील क्षमता नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, और आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा, प्रदेश की आमदनी नहीं बढ़ेगी, और हम सामाजिक न्याय के नाम पे मुफ्त अनाज, मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त शिक्षा देते रहेंगे, और न शिक्षा होती है न स्वास्थ्य होता है, और हम जो है प्रशासनिक खर्च बढ़ाते रहते हैं। आपने अगर देखा हो कि हमारा प्रशासनिक खर्च बहुत बढ़ गया है और हमारा ब्याज बहुत बढ़ गया है। हमारे पे प्रति व्यक्ति आय जो लोन हुए मध्य प्रदेश में वो करीब 60,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो गया है, और उसका ब्याज ही भुगताना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जब तक हम अपना कार्यशील क्षमता नहीं बढ़ाएंगे, हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी, तो बात नहीं बनेगी। चलिए, तो अपनी आमदनी तो बढ़ाना होगा, लेकिन आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार को उपाय भी करने होते हैं। अगर उपाय नहीं करेगी तो फिर आमदनी बढ़ेगी कैसे? जैसे जिस ढर्रे पे चल रहा है उसी ढर्रे पर टैक्स लेते रहें, या फिर टैक्स भी अगर जो ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर दिक्कतें होंगी। जिस हिसाब से आय हो उस हिसाब से टैक्स भी बढ़े, जिस हिसाब से काम हो टैक्स बढ़े, तो समझ में आता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार को आय के जरूरी साधन अपने बजट में किस तरह से करने चाहिए। जी देखिए, जो सारी दिक्कत है मेरे समझ में, वो जब तक प्रशासनिक खर्च कम नहीं होगा जी, और लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित न किया जाए, तो इसका कोई समाधान नहीं हो पाए। मुझे भी मेहनत करनी होगी, आपको भी मेहनत करनी होगी, और सरकार को अपने खर्चे कम करने। नहीं तो सरकार के खर्चे कम करने के लिए देखिए, अगर जो 2023-24 की अगर जो बात की जाए तो प्रतिबद्ध व्यय, हमें लग रहा है कि ये सरकारी खर्चे ही हैं। प्रतिबद्ध व्यय जो जरूरी खर्चे हैं उन्हीं को कहा जाता है प्रतिबद्ध व्यय। तो 1,07,313 करोड़ रुपए की बात की गई थी प्रतिबद्ध व्यय। देखिए, समझिए बात को जी। हम सेंट्रल स्केल पे लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं जी, हम सेंट्रल स्केल पे लोगों को महंगाई भत्ता दे रहे हैं, पर जो हमारे प्रति व्यक्ति आय है वो तो सेंट्रल स्केल से 36% कम है। तो जो ओबेदुल्लागंज में आदमी रहता है उसका खर्चा तो दिल्ली के खर्चे के बराबर नहीं है। और दिल्ली के कर्मचारी और ओबेदुल्लागंज के कर्मचारी की तनख्वाह तो वही है, और जो ओबेदुल्लागंज में नागरिक है उसकी आमदनी तो दिल्ली से 36% कम है। तो जो सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सिर्फ सरकारी कर्मचारी या एमएलए या एमपी के लिए है। आप ये बताइए कि एक एमएलए पहले एमपी था, उसके पहले कहीं और था, वो 4-4 पेंशन ले रहा है, और हम बात कर रहे हैं वोट पाने के लिए हम जो भी सामाजिक बात करते हैं, पर उसका आर्थिक मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो पा रहा है। हमारी प्रति एकड़ आमदनी भी महाराष्ट्र और कर्नाटक से कम है।
तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो सरकारी खर्चे की अगर जो बात की जाए, आप कह रहे हैं कि अगर जो सरकारी खर्चे घटाए जाएं तो पिछले बजट में जैसे कि मैंने पहले अभी आपको बताया कि प्रतिबद्ध व्यय में 42% की वृद्धि हो गई, तो सरकारी ये खर्चे घटे कैसे? ये तो बढ़ी गए 42% होगा। जब तक आप चीजों की उपयोगिता को नहीं देखेंगे, आपने अगर पिछले दिनों देखा होगा कि जो योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाई हैं, उनमें 50% कॉस्ट बढ़ गई है। जी ठीक है। जैसे भोपाल इंदौर के शहर में जितने एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं मेट्रो से चलाने से नुकसान होगा, क्योंकि हमारे शहर छोटे हैं और उतने पैसेंजर नहीं मिलेंगे। पर क्योंकि सरकार को प्रचार करना था कि हम मेट्रो बना रहे हैं, तो खर्चे तो बढ़ जाएंगे और आमदनी नहीं होगी। जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। जी तो जी हम अब आगे की बात करेंगे कि बजट प्रावधान जो थे वो क्या हैं। बजट प्रावधान, बजट अगर जो प्रावधानों की 2023-24 की अगर जो बात करें तो आइए हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि प्राइमरी स्कूलों के लिए 22,359 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। लेकिन प्राइमरी अगर जो स्कूलों की बात करें, प्राथमिक स्कूलों की बात करें, तो उसकी अभी दशा दीनहीन ही लग रही है। आपको क्या लगता है कि और इसके लिए बजट के प्रावधान होने चाहिए? देखिए, सवाल सारी की सारी बात जो मैं आपसे पहले से निवेदन कर रहा हूँ जी, सवाल बजट के प्रावधान का नहीं है, सवाल बजट के उपयोग का, सही उपयोग का है। जो हमारे यहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ये है कि स्कूल के टीचर को तनख्वाह तो मिलेगी, पर स्कूल का टीचर स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बन पा रही है। और अगर तीसरी क्लास का बच्चा पहली क्लास की ज्ञान को भी नहीं एग्जिबिट कर पा रहा है, तो जब तक हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे ना। बात शिक्षकों की भी है, जो लेकिन जहां पर शिक्षक पर्याप्त होंगे वहां ही शिक्षक समय से नहीं जा रहे हैं या जा रहे हैं, ये बात आएगी और प्रशासनिक मॉनिटरिंग की बात आएगी। अगर स्कूल भवन जर्जर है, साथ ही शिक्षकों की कमी है, एक शिक्षक अगर जो कई कक्षाएं पढ़ा रहा है, ऐसी स्थिति में तो इसे कहा जा सकता है ना कि इसे शासन को व्यवस्थित करना चाहिए, इसे धन देकर के उचित भवन बनवाए जाएं, टीचरों की नियुक्ति की जाए, जो अध्यापक है उनकी नियुक्ति की जाए। पढ़ाई की बात तो बाद में आती है। तो जब यही आधार चीजें हैं और इसके लिए अगर जो पिछले बजट में 22,359 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, फिर भी ये स्थिति है, तो ये तो कहा जा सकता है ना कि इस बार जो है अगर जो प्राइमरी जो स्कूल हैं उनके लिए कुछ ज्यादा ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, टीचरों की भर्ती भी करनी पड़ेगी उसके लिए। जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ जी कि व्यवस्था सुधरनी चाहिए। हाँ, पर व्यवस्था तो तब सुधरेगी ना जब आपका ध्यान होगा। हाँ, आपका ध्यान ही नहीं है। मुझे ये बताइए कि हर एमएलए को 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो अपने जिले के स्कूल क्यों नहीं सुधारना चाहता? एक एमएलए को 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं जी, तो स्कूल की बिल्डिंग क्यों नहीं सुधर सकती है? स्कूल में बिजली क्यों नहीं लग सकती है? स्कूल में पंखा क्यों नहीं लग सकता है? स्कूल में शौचालय क्यों नहीं बन सकता है? आप एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, आप प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, आप कह रहे नए टीचर अपॉइंट करिए। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास आर्थिक व्यवस्था पूरी है, और जो प्रशासन में प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जब तक कमिटमेंट नहीं होगा तो नहीं होगा। और उसके लिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि विदिशा और रायसेन जिले को देख लीजिए, जो दो हाथ उठाकर हमने बार बार मुख्यमंत्री का 20 साल तक पालन किया,
उनके 2 जिलों की स्थिति देख लीजिए पहले, उन 2 जिलों में स्कूल की व्यवस्था देख लीजिए। बिल्कुल, यानी कि एक तरह से आपके कहने का तात्पर्य है कि बजट में कुछ भी व्यवस्थाएं हों, लेकिन दिक्कत यहां पर यह आ जा रही है कि उन व्यवस्थाओं में जो प्रशासनिक इच्छा शक्ति है कि इसे किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, किस तरह से क्या किया जाए, किस तरह से मॉनिटरिंग की जाए, ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। और इससे सरपंच कह रहा है कि टीचर का ट्रांसफर कर दो जी, तो सारी व्यवस्था तो जो राजनीतिक लोगों को प्रसन्न करने के लिए टीचर को बिजी होना पड़ता है कि सरपंच को खुश रखे, एमएलए को खुश रखे, एमपी को खुश रखे, तो उनसे पूछते ही नहीं कि आपके स्कूल के बच्चों का क्या हाल है। चलिए, तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो प्रशासनिक इच्छा शक्ति और साथ ही साथ शासन की इच्छा शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि चाहे कितना भी बजट दे दिया जाए, अगर जो इसे सही से संचालित नहीं किया जाएगा, सही से देखरेख नहीं होगी, इसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी और किसी काम के प्रति गंभीर नहीं होंगे, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे और पैसे इधर उधर हो जाएंगे। और वैसे भी आपने कहा कि 30% बजट का ही खर्च हो पाया है, तो क्या इसका परिणाम ये भी माना जाए कि जो भी अव्यवस्थाएं हैं वो और जो पैसे बच गए, बजट का 30% खर्च ही नहीं हो पाया, तो विकास होगा कैसे? तो सवाल ये भी है कि क्या यही जो कारण है, इसी से ये बजट बच गया, नहीं तो ये भी खर्च होते? नहीं, कारण ये नहीं है, कारण सीधा सीधा ये है जी कि हमारी कमिटमेंट नहीं है कि को बेहतर बनाया जाए। जी, जब तक हमारा एमएलए और हमारा सरपंच इस बात पे नीतिगत तौर पे तय नहीं करेगा कि मेरे को स्थिति सुधारनी है, तो बात बनेगी। जी बिल्कुल। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम पुनः आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए कोठारी साहब, और ब्रेक के बाद हम पुनः वापस आएंगे। और अब उम्मीदें क्या हैं इस बजट से? अभी तो हम लोगों ने ये बताया कि बजट में, पिछले बजट में क्या व्यवस्था की गई थी। अब हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि मोहन का बजट जो आने वाला है, शिव, पहले तो हमने शिव के बजट को बताया कि क्या हुआ था पिछले साल, क्या क्या प्रावधान किए गए थे, लेकिन अब हम बताएंगे कि मोहन का बजट जो आने वाला है, इससे उम्मीदें क्या होंगी, तो ये बताएंगे हम ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ आवर।